हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 21st फेब और एक तो संडे है, थोड़ा एंजॉय कर लेना आप। ये नहीं ज़रूरी कि पूरे टाइम पढ़ते ही रहें, थोड़ा सा एंजॉय बनता है ताकि स्ट्रेस फ्री हो जाए थोड़ा सा एनवायरनमेंट। आज प्रीलिम्स को लेके इतना नहीं है बट मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जीएस 1 2 3 4 में या एसेज में क्या ज़रूरी होता है कि अगर आप थोड़े से डेटाज, थोड़े से पॉइंट्स लग दें ना, गवर्नमेंट के, नीति आयोग के स्टैटिस्टिकल डेटाज अगर आप दे दें, जो भी WHO का आता है या कुछ भी आता है, तो थोड़े से आपकी नंबरिंग 1 या 2 नंबर आप एक्स्ट्रा एज ले जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक एक दो दो नंबर से। तो देखिए आज क्या है, एक तो पेज वन पे जो ये वे फॉरवर्ड लिखा है ना, तो देखिए मेंबर्स के 6 इश्यूज़ थे। तो 6 इश्यूज़ के ऊपर अगर नीति आयोग डिस्कस करे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, तो हम क्या, कैसे हम इंडिया को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, हाउ कैन वी मेक इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट। सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हो सकता, सेल्फ रिलायंट ज़रूरी है हमें बनना। सेल्फ सफिशिएंट तो कोई भी कंट्री नहीं बन पाती है। तो देखिए इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, री मतलब आप ना जैसे लिख के क्वेश्चन में पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को। इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, एक्सलरेटिंग HRD, इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये आपके पॉइंट्स ना बेसिकली अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आप ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं। या मेंस में अगर आप लिख रहे हैं तो इनको पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया को जितना आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है। तो ये 6 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपने मेंस की डायरी में। और उसके बाद पेज 6 पे था जो ये इन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो सारी नीति आयोग की मीटिंग हुई है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बिहार इज़ अ लैंडलॉक स्टेट, उन्होंने डिमांड की है कि स्पेशल पोर्ट हो ओडिशा में, तो उनका कार्गो हैंडल करने के लिए। देखिए मैं मानता हूँ इंडिया में बहुत सारी लैंडलॉक स्टेट्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए अगर पोर्ट्स बनाए जाएँ, सबके लिए अलग स्पेशल पोर्ट बनाया जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। बट आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि जैसे जब नीति आयोग की, इन नीति आयोग मीटिंग ऑल्सो बिहार इज डिमांडिंग फॉर लैंडलॉक स्टेट, इज अ लैंडलॉक स्टेट एंड इज डिमांडिंग फॉर स्पेशल पोर्ट इन ओडिशा टू हैंडल देयर कार्गो। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं जब आपको जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए कि देखिए लैंडलॉक स्टेट्स को क्या डिफिकल्टीज होती हैं, व्हाट दे वांट, व्हाट आर देयर प्रायोरिटीज़। तो देखिए इसको झारखंड ने भी बैक बाय झारखंड ऑल्सो। तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने में ना आपको बड़ा एक एज मिल जाती है, तो ये ज़रूर आप नोट डाउन किया कीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि वी शुड अलाइन क्रॉपिंग सिस्टम टू एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। उससे क्या होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे तो रिसोर्सेज की हमारी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी। हम वाटर कंजर्वेशन प्रॉपर कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पता है कि ये चीज़ पानी ज़्यादा मांगती है, तो जहाँ पे बारिश वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे इनको उगाया जाए, तो उससे क्या होता है कि वो वाटर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मतलब ग्राउंड वाटर हो गया या कैनाल का वाटर हो गया, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स अगर आप मेंशन करेंगे तो ये पॉइंट्स ना आप हाईलाइट करके लिख लो अपने मेंस की डायरीज में। उससे क्या होगा कि आपको जब आप पेपर दे रहे होंगे तो कहीं भी अगर आपको गवर्नमेंट का डेटा मेंशन करना है या कोई मीटिंग्स के नोट्स मेंशन करने हैं तो बड़ा अच्छे पॉइंट्स आप ले जाते हैं। तो ये पॉइंट मेंशन ज़रूर करिएगा। उसके बाद ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। उसके बाद देखिए क्या था कि वी हैव टू इम्प्रूव अवर लॉज सिस्टम्स एंड मीट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। मतलब ये है कि अगर हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना है तो व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ फॉर ईज़ ऑफ लिविंग ऑल्सो। हमें ज़रूरी नहीं है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ख्याल रखना है, हमें ईज़ ऑफ लिविंग, जो हमारे सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी ईज़ ऑफ लिविंग भी लेके आनी है। तभी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अगर जैसे सपोज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप लिख रहे हैं, ऐसे में लिख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत पे, या अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन पॉलिटी में आया हुआ है तो अगर आप लिख रहे हैं ना, तो उसमें बड़ा अच्छा पॉइंट आ जाता है जब आप लिखें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ नॉट ओनली द थिंग, वी नीड ईज़ ऑफ लिविंग ऑल्सो। तो उसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये वी नीड टू इम्प्रूव आवर लॉज सिस्टम्स एंड मीट द एक्सपेक्ट। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा एक एज देके जाएंगे अगर आप इसको हाईलाइट करके लिखेंगे तो। उसके बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इवन दो इंडिया इज़ एन एग्रीरियन इकोनॉमी, हम अभी भी एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वर्थ 70,000 करोड़। तो अगर हम ये चीज़ पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा हमें इसमें रिसर्च करनी बनती है। मतलब आप ये देखिए, ये जो लाइन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको जो हम लिखते हैं ना कि स्टेट्स वाइज लिखते हैं, या अगर हम अपना इंपोर्ट डेटा देते हैं या एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, बट फिर भी हमें एडिबल ऑयल इतना हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम स्टेपल डाइट्स, स्टेपल क्रॉप्स
टू दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस डेटा को लिखेंगे ना तो आपको बहुत एक एज मिल जाएगी आपके आंसर में। देखिए अब ये करने के बाद आपको रिसर्च करनी चाहिए कि यार और क्या चीज़ें हम एग्रीकल्चर में इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी इंपोर्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर आइटम, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो वी शुड फोकस ऑन दिस। तो इस पे देखिए हमें याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इंपोर्ट, अब देखिएगा क्वेश्चन भी आया था 2019 में कि among the agriculture commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? तो इसका आंसर था वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें एकदम से रिसर्च करनी चाहिए कि क्या है कि हम जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने वेजिटेबल ऑयल को एकदम से, एडिबल ऑयल्स मीन्स जो पी सकें, हम खा सकें, अपने खाने में यूज़ कर सकें। एज इट इज़ नहीं, सरसों का तेल हम पी लेते हैं, सब्जियों में यूज़ होता है या किसी चीज़ में भी यूज़ होता है। तो ये चीज़ें पॉइंट्स तब जाके हमें मैटर करती हैं। उसके बाद पेज 8 पे था मोदी मॉरिसन डिस्कस मीडिया बिल। उसके बाद ये चाहे कल भी था बट वो दैट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आज क्या निकलता है कि थोड़ा सा डिटेलिंग में आया है। तो हमें जब क्वेश्चन में ग्लोबलाइजेशन पे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि कैसे एक कंट्री का इफेक्ट दूसरी कंट्री पड़ता है, या कैसे आजकल सारी कंट्रीज़ मिलके अपने जो डोमेस्टिक बिल्स भी हैं वो ग्लोबलाइज कर सकती हैं या ग्लोबल को इम्पैक्ट कर सकती हैं। देखिए हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर ने वी टॉक विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और भी उन्होंने नेशंस के साथ बात करी कि एज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वी कैन टुगेदर डील on common challenges like COVID-19, circular economy, oceans, open and prosperous Indo-Pacific। ये सब मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आप इसमें ही देख सकते हैं कि कैसे एक डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलियन रूल जो है के बीच हम आपस में बात करिए। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की कोई डोमेस्टिक इशू था कि उन्होंने कहा है कि हम जो अब ये न्यूज़ और कंटेंट अगर फेसबुक यूज़ कर रहा है तो ही शुड पे फॉर दैट। तो कैसे एक जगह का एक कंट्री का डोमेस्टिक रूल इम्पैक्ट कर सकता है ग्लोबली, तो उस क्वेश्चन को अगर हम घुमा के अगर आता है तो हम उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करी कि कैसे वो फेसबुक के चैलेंजेस को हाउ दे वांट टू मतलब कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं रिएक्ट कर रहे। तो सी दिस द बिल इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस अदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स स्ट्रगलिंग टू कंटेन ऑनलाइन एक्सचेंजेस। तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट मेंस में अगर आप क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, या विद कंट्रीज मतलब बिकमिंग फ्रेंड्स, मोर फ्रेंड्स एंड डिस्कसिंग बिल्स ऑफ डिस्कसिंग देयर डोमेस्टिक बिल्स, कि कैसे हम एक इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे हम इकट्ठे मिलके फाइट कर सकते हैं। जैसे हमने पेंडेमिक में भी लड़ा सब मिलके, हमने जैसे हम आज वैक्सीन डोनेट भी कर रहे हैं, ग्रांट भी कर रहे हैं, तो कैसे मिलके हम एक साथ लड़ सकते हैं कोई भी एक कॉमन इशू को लेके। उसके बाद साइंस पेज पे था, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक तो क्वेश्चन अगर आता है कि चेरापूंजी को लेकर कोई वेटेस्ट प्लेस है इन वर्ल्ड, तो याद रखिएगा रेनफॉल पैटर्न जो है इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है आजकल। अगर वो कहते अगर क्वेश्चन आता है 4-5 ऑप्शंस आएंगी, इसकी 100% मुझे लगता है आएंगी। तो याद रखिएगा कि एक तो जो रेनफॉल ट्रेंड है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके कॉजेज या रेनफॉल ट्रेंड पे पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा चेंजेस इन द इंडियन ओशन टेम्परेचर हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द रेनफॉल। तो याद रखिएगा इसके कॉजेज में आप ये लिख सकते हैं चेंज इन द इंडियन ओशन टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिडक्शन इन द वेजिटेशन एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द पास्ट 2 डिकेड्स। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है दे ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न। तो अगर 4 ऑप्शंस आती हैं, मतलब A B C D नहीं आएंगी, 1 2 3 4 आएंगी, फिर आपको ABCD में आएगा कि ऑल आर करेक्ट या क्या क्या। तो उसमें आप लिख सकते हैं एक तो चेंजेस इन द इंडियन ओशन टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट इज ह्यूमन बिहेवियर, थर्ड आप लिख सकते हैं वेजिटेशन का भी लिख सकते हैं कि वेजिटेशन अगर कम होगी तो हमारे रेनफॉल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और याद रखिएगा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये याद रखिएगा झूम कल्टीवेशन जो है, जो वहाँ आपको पता हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं जिसको, जैसे खेती करी कुछ टाइम तक खेती करते हैं एक जगह पे, फिर उसको जला के फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। तो याद रखिएगा कि झूम कल्टीवेशन का जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग हुआ है, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन भी उस रीजन में हो रही है। ये पॉइंट्स लिख लेना कि अगर पॉइंट्स आते हैं तो आपको पता हो कि किस वजह से हो रहा है। देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है जो रेनफॉल का वो 0.42 mm पर डिकेड है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है 0.42, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इतना है। अगर कल को आपके क्वेश्चन में आ रहता है ना कि हर डिकेड में 10 साल में 100 mm डिक्रीज हो रही है, तो याद रखिएगा आप इतने एक्सट्रीम में फिगर नहीं है। अगर इतनी एक्सट्रीम में होती तो पूरा वर्ल्ड का ध्यान चला जाता है, एकदम से हम लोग कंसर्न हो जाते हैं। आपने देखोगे इतनी कोई बात नहीं चल रही है।
तो याद रखिएगा इतना बड़ा ट्रेंड नहीं हुआ है, बस 0.42 पर डिकेड है, बस ये बहुत कम नहीं है अगर हम सोचें कि यार इतना क्या अफेक्ट करता है, बट अगर हम लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका मेजर इम्पैक्ट होगा। तो बस आपको याद रखना है कि 0.42 ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि अगर आपको एक्सट्रीम अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि 10 पर डिकेड हो रही है या 20 हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। बट ये हमारे को हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ख़राब होता है, तो हम लोगों को इसको स्टडी करना ज़रूरी रहता है। First sign of effect of climate change will be evident for the extreme cases such as rainfall। तो याद रखिएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो अगर करता है, अगर उसका फर्स्ट प्रूफ अगर हमें देखने को मिलता है वो एक्सट्रीम जगह पे मिलता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का क्या हमें इम्पैक्ट हो रहा है वर्ल्ड पे, तो अगर देखना है तो जहाँ पे एक्सट्रीम केसेस हैं जैसे चेरापूंजी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे आपको इम्पैक्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वेजिटेशन कवर इन इंडिया, ये प्रीलिम्स के लिए लिख लीजिए, थोड़ा फैक्ट है। और एंड इंक्लूड्स 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी एंड क्लाइमेट चेंज सेंसिटिविटी। अब बेसिकली इसमें यही है कि नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों स्टडी किया गया, तो उसको ज़रूरी नहीं है हमें ये सारा देखना, बस हमें ये याद रखना है कि हाईएस्ट वेजिटेशन कवर जो इंडिया में है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ दे रखी हैं, सॉलिड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ और ये क्लाइमेट इंड्यूस चेंज ऑफ वाटर बॉडीज़, ये सब है। बट प्रीलिम्स वालों को यही याद रखना है कि एक तो वेजिटेशन एरिया कवर अगर कम होगा तो रेनफॉल पैटर्न पे अफेक्ट पड़ेगा, झूम कल्टीवेशन डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है और ज़्यादा नहीं है, 0.42 पर डेकेड है। इंडियन ओशन टेम्परेचर जो चेंजेस होंगे तो वो भी रेनफॉल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और चेरापूंजी में डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है रेनफॉल, ये याद रखेगा। उसके बाद एक ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है मेंस में अगर आपने लिखना है तो। एक तो WHO की आती है वॉश को लेके, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो उन्होंने कहा है कि ये अपना अगर आप प्रीलिम्स मेंस में जनरल स्टडीज़ के पेपर में या एसेज में अगर आप लिखते हैं ना, डेटास बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा स्कोर आता है। अब ये भगवान जाने क्यों आता था, बट डेटास का लिटरली जब हम लिखते हैं ना, तो अगर कोई पढ़ रहा होता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि इनको नॉलेज है, तो बड़ा अच्छा स्कोर देते हैं वो लोग। कि 8,27,000 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में मरते हैं बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। और 2,97,000 चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स कैन बी प्रिवेंटेड ईच ईयर इफ बेटर वॉश कुड बी प्रोवाइडेड। ये अगर आप डेटा लिख दे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बट आप ये डेटाज लिख लीजिए। बहुत जब आप रोज़ पढ़ते हैं ना, आप वहाँ पे जाके आपको 8,27,000 नहीं भी याद आएगा तो आप लिख सकते हैं अराउंड 8 लाख पीपल, उसमें लिख सकते हैं अराउंड 3 लाख चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स कैन बी प्रिवेंटेड। तो ऐसे ना डेटास बड़ा अच्छा लगता है, और अगर आप एग्जैक्ट फिगर देते तो बहुत ही अच्छा है। और 2012 की WHO रिपोर्ट ये लिख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर हम $1 इन्वेस्ट करेंगे सैनिटेशन में तो हम अपना लोअर हेल्थ कॉस्ट में $5-5.5 बचा सकते हैं। तो ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ये चीज़ आप मेंस में अपने एग्जाम में मेंशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा। और हमें इंश्योर करना चाहिए अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर सैनिटेशन, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द गोल ऑफ 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ WHO। तो ये लिख सकते हैं आप अपने मेंस के पॉइंट्स में, तो बहुत एक अच्छा एक आंसर राइटिंग का वो बन जाएगा आपका। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देख ही लिया क्या है, क्यों आता है कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर एक कंसर्न दिखा रहा है कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है और तब भी हम वेजिटेबल ऑयल इतनी इंपोर्ट करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखा तो वेजिटेबल ऑयल ही था। और एक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर को लेके ग्रेटा थनबर्ग का कुछ आया हुआ था, तो थोड़ा सा ना ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक NGO नहीं है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, एक ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट है, ठीक है। ये 2018 में शुरू हुई थी। ये बेसिकली स्कूल स्ट्राइक के लिए ग्रेटा थनबर्ग ने शुरू की थी। तो इसको फ्राइडेज फॉर फ्यूचर भी कहा जाता है, यूथ फॉर क्लाइमेट भी कहा जाता है, क्लाइमेट स्ट्राइक भी कहा जाता है, यूथ की स्ट्राइक भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली इससे सारे यूथ जुड़े हुए थे। इंटरनेशनल मूवमेंट थी स्कूल स्टूडेंट्स की, उनका ये था कि फ्राइडे की क्लासेस स्किप करो और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लो, ताकि हम पॉलिटिकल लीडर्स को कह सकें कि अपना एक्शन लो, प्रिवेंट करो क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और उसके बाद एक साइंस पेज पे था एलिमेंट 99 आइंस्टाइनियम को लेके। ये अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता तो आइंस्टाइन एलिमेंट 99 दे देंगे, व्हाट इज एलिमेंट 99 या क्या है। तो याद देखिए एलिमेंट 99 इसका या पॉइंट्स बना लीजिए, आइंस्टाइनियम स्लैश करके लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव स्लैश करके लिख सकते हैं हार्ड, वेरी हार्ड सब्सटेंस। और उसके बाद लिख सकते हैं डिस्कवर कब हुआ था, 1952 में हुआ था, फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। इससे ज़्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। और एक फर्स्ट लेडीज़ अवार्ड का आपने देखा होगा पेज 1 पे था, जो
कश्मीर की जो लड़की है वो फर्स्ट वुमेन पायलट बनी थी या जो भी मिलने में। तो उसमें हमें देखना है कि फ़र्स्ट लेडीज़ वोट क्या है। एक तो ये सिलेक्ट कौन करता है उनको जिनको मिलना होता है, क्योंकि एक को तो मिलता नहीं है, कम से कम 100, 150, 100, 110, 112, 120 ऐसे लड़कियों को मिलता है। तो याद रखिएगा, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर गर्ल्स। ये आप मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको ऑनर करने के लिए फर्स्ट लेडीज़ अवार्ड लाया है। नारी पुरस्कार योजना भी चलती हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि और ये प्रीलिम्स वालों क्या लिखना है कि सिलेक्टेड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च कौन करता है, इसकी कौन सेलेक्ट करता है। देते प्राइज प्रेसिडेंट है, रिसर्च कौन करता है, सेलेक्ट कौन करता है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। और द वुमेन बी फेलिसिटेटेड टुमारो दोस हु हैव बीन द लाइक फर्स्ट वुमेन जज कौन बना, फर्स्ट वुमेन पोर्टर, फर्स्ट वुमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा, ऑन March 8 जो WCD मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी ऑनर तो करती है नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, दोज फॉर टू दोज वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। बट नारी शक्ति पुरस्कार के साथ साथ जो ये प्रेसिडेंट ही देते हैं वो भी, तो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था एक दूसरा प्रोग्राम जो हम 2015 में फेसबुक के साथ कोलैबोरेट करके 100 वुमेन अचीवर्स को, ठीक है, हु हैव एक्सेल्ड इन डाइवर्स सेक्टर्स इन पब्लिक वर्क। तो फिर दिस वुमेन वर होस्टेड बाय हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट लेडीज इज द सेकंड लेग ऑफ 100 वुमेन अचीवर्स। तो हम अगर जैसे मेंस में लिख सकते हैं, अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो हम ये स्कीम्स मेंशन कर सकते हैं कि देखिए ऑनर करने के लिए आजकल ये चीज़ें आ रही हैं, प्रोत्साहन देने के लिए ये चीज़ें आ रही हैं। और उसके बाद अगर आपको प्रीलिम्स में देखना है कि फर्स्ट लेडीज़ अवार्ड को सिलेक्ट कौन करते हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज बेसिकली जितना भी पेपर में था वो ज़्यादातर थोड़ा मेंस परस्पेक्टिव से था। प्रीलिम्स वाले थोड़ा सा ये चेरापूंजी वाला नोट कर लीजिएगा और ये रख लेना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करते हैं। बेसिकली आज मेंस के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप ये थोड़े से अपने पॉइंट्स ना मेंशन कर लेना। उसमें क्या, अगर आप थोड़ा सा डेटा दे देते हैं, डेफिनेटली एक एज मिलता ही मिलता है। अगर आप किसी का आंसर पढ़ेंगे और आपको दिखेगा कि ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप डेफिनेटली सोचेंगे कि ये आदमी बहुत पढ़ा हुआ है, इसने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है इस पेपर को, तो वो आपको 2 नंबर 3 नंबर एक्स्ट्रा देगा किसी और से। तो ऐसे ही होता है कि कौन आदमी, आपने देखा होगा कि एवरेज सबकी 100 आ रही है और एकदम से कोई आदमी के 115 आते हैं, तो कैसे आ जाते हैं, तो वहाँ पे एज ले जाता है जब ये थोड़ा से डेटाज पुट आउट कर देता है या कुछ भी आ जाता है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स ज़रूरी थे। एंड आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा संडे इन्जॉय कीजिए, लेक्चर सुनिए एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। कुछ कमेंट्स हों, कुछ क्वेरीज हों, कुछ सजेशंस हों, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने देखा होगा मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ और ट्राई टू सॉल्व देम। Thank you so much and have a good health. Take care. Bye.